तो फर्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेन ऑफ द फोरकास्टिंग, जो मैंने आपके बोर्ड्स पे भी लिखे हुए हैं, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ करंट नीड्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, क्योंकि इसको हम करंट नीड्स को पूरा करने के लिए फोरकास्टिंग यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग, बेसिकली इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी 1 डे से लेके 1 मंथ तक के लिए यदि आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द करंट नीड्स। Second is the intermediate range. Intermediate range is starting from the 1 month to the 1 year. Generally हम यहां पर क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मार्केट्स एंड द न्यू प्रोडक्ट्स, बेसिकली हम इस पे प्लान करते हैं। एक आपका तीसरा होता है लॉन्ग रेंज प्लान्स, मोर देन 1 ईयर। यहां पर बेसिकली अपन किस चीजों पर ध्यान देते हैं, एक आपने कैपिटल बजटिंग करके सुना होगा। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू प्लांट्स, या फिर आप कुछ नया, कुछ प्लांट इक्विपमेंट, नई लैंड खरीद कर एक अपना नया आउटलेट डालना चाहते हैं, नया प्लांट आप कहीं पर लगाना चाहते हैं, नहीं कहीं पर आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, यदि आप नया आउटलेट डालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग रेंज प्लान, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है ना? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज टू मेथड्स आर कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, अभी बाद में भी डिस्कशन अपन करेंगे। और ये लॉन्ग रेंज के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, क्वालिटेटिव की तरफ जाना पड़ता है। क्वालिटेटिव में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपके पास बैक पे डेटा नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज, यदि हम और कैटेगरी में डिफाइन करें तो दूसरा एक कैटेगरीज होती है जहां पर आपको तीन तरीके की मेथड होती है। एक होती है आपकी एक्सट्रापोलेटिव्स, एक होती है आपकी कॉजल्स, और तीसरी आपकी होती है क्वालिटेटिव। जनरली आपको बुक्स में दो मिलेंगी आपको, मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको ऐसी मेथड मिलेंगी, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर दो होती है, एक होता है आपका क्या, एक्सट्रापोलेटिव, और एक होता है आपका कॉजल्स। ठीक है ना? एक्सट्रापोलेटिव का मतलब क्या है? एक्सट्रापोलेटिव का मतलब है कि हम टाइम सीरीज एनालिसिस को करेंगे। बताता हूं, पूरा अपन एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब मैंने अभी मैं बार बार इस चीजों को बोल रहा हूं कि जब आपके पास पहले से कोई डाटा अवेलेबल होता है, पिछले 3-4 साल का डेटा अवेलेबल होता है, 6 साल का डेटा अवेलेबल होता है, तो आप 7th ईयर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? इसी चीज को एनालाइज करने को अपन क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज मेथड। जहां पर हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल हो, नंबर्स अवेलेबल हो, तभी अपन इसको क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज मेथड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेटिव को अपन क्या बोल सकते हैं, टाइम सीरीज मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड है हमारी कॉजल। ये जब आपको याद होगा, जब यहां ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बोर्ड पर क्लास लगी थी तो मैंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अलग अलग लिखवाया था, उसके अंदर कोरिलेशन, रेग्रेशन एंड द कॉजल। तो ये जो आप कॉजल रिलेशन देख रहे हो ना, कॉजल का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ठंड में आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ, आप ज्यादा कुछ ठंडा खाएंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी। सो दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट, कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे आपको फीवर आ सकता है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन, जिसको अपन कॉजल रिलेशन भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। या फिर ऐसा बोले कि टोमेटो की डिमांड कम होने से उसका प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से शायद पेट्रोल कार ना बिक रही हो, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। तो अब कैसा भी रिलेशन हो सकता है, बट दैट इज कॉल्ड एज अ कॉजल रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है और आपका नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है। अब कॉजल रिलेशन को जब आप यहां पर देख सकते हैं, इक्वेशन मॉडलिंग की जाती है, इसकी एक इक्वेशन बनाई जाती है, वाई, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड। Demand is totally depend upon the A plus B and the X, and X is called as the independent variable. Independent variable. ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कारण बनता है, डिपेंडेंट पर रिजल्ट निकलता है। ठीक है ना? आप, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि योर स्टडी इज द इंडिपेंडेंट, ठीक है,
और डिपेंड क्या है आपके आवर्स, कि आपकी स्टडी आपकी रहेगी क्या डिपेंडेंट, और आपके स्टडी आवर्स रहेंगे इंडिपेंडेंट। तो आपके वर्क स्टडी आवर्स, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा रिलेशन कहां पर जाएगा, आपकी स्टडी पर। सो योर स्टडी इज डिपेंड अपॉन योर स्टडी आवर्स। समझ में ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई जैसे कि आप रोजाना 5 किलोमीटर चलोगे तो हेल्दी रहोगे, सो हेल्थ इज डिपेंड अपॉन द 5 किलोमीटर ऑफ द वॉकिंग। समझ में ना बात, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट। चलिए, लेकिन यदि आप कई बार एक फैक्टर ना होकर कई ज्यादा फैक्टर भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई ज्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके लिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जी कोई कुछ बोल रहे क्या, a plus b1 x1 b2 x2 b3 x3 and the bn and the xn number of factors are responsible। यदि more than 3 more than 5 more than 6 factors are responsible for anything, this is called as the multiple regression, और जिसको अपन बोल सकते हैं regression मॉडल यहां पर यूज किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कोरिलेशन एंड द regression, आई थिंक आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बेसिकली हमारे पास, मैंने अभी अभी बताया कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आप यहां पर या तो न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप एक नया अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं, आप नया रिस्क लेना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें आपकी टोटली रिस्क है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक टाटा नैनो का, ठीक है ना, टाटा नैनो का मैंने एग्जांपल दिया था, वो फाइनेंस से रिलेटेड दिया था, लेकिन उसका एग्जांपल यहां भी फिट होता है कि आप टाटा नैनो का पुराना डेटा तो नहीं है ना कि भाई 1 लाख की कोई और कार बिकती हो, 1 लाख की कार पहले तो नहीं बिकी ना। टाटा ने क्या सोचा कि भाई चलो हम कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट में। सो दैट इज कॉल्ड एज द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हो कि मेरी इतनी इतनी कार बिक सकती है, लेकिन आपके पास प्रीवियस डेटा तो नहीं था ना कि पहले से 2-4 कंपनी 1-1 लाख की कार बेच रही हो तो हमारी भी बिक सकती है। तो ऐसे में इन्होंने कौन सी मेथड अपनाई होगी, या तो डेल्फी मेथड अपनाई होगी, या मार्केट सर्विस अपनाई होगी, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी सर्विसेज इन्होंने जो फोरकास्टिंग मेथड रही होगी वो अपनाई होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, 4 लोग बैठेंगे सोचेंगे कि भाई इसका क्या करना चाहिए, सब लोग बोलेंगे एग्री है तो उस पर डिसीजन अपन ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड। इन सबको अपन को एक एक करके पढ़ना है, डेल्फी मेथड भी पढ़ना है, मार्केट सर्विस पढ़ना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी पढ़ना है, और आज के लिए तो अपन ये वाली मेथड पढ़ेंगे, टाइम सीरीज मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर भी मूविंग एवरेज पढ़ेंगे आज, ठीक है, हाँ मूविंग एवरेज। चलिए अब अपन आते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए हमारे 3 मेथड दिख रही हैं आपको, एक एक्सट्रापोलेटिव, कॉजल एंड द क्वालिटेटिव। उसके अंदर अब अपन आ रहे हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड इज द एक्सट्रापोलेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेटिव मेथड को क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज मेथड भी बोला जाता है, ठीक है ना। नाउ वी आर कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, देयर इज अ माइनर फ्लक्चुएशन। लेट्स से एग्जांपल, इसको ले लेते हैं मंथ, इसको ले लेते हैं अपन डिमांड, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6 एंड मंथ 7, मंथ 8। डिमांड ले लेते हैं 100, 101, 103, 106, अगेन 102, फिर 103 एंड 101, और ले लेते हैं अपन यहाँ पर 99, ठीक है। सो व्हेन यू प्लॉट दिस व्हेन यू प्लॉट ऑन दिस ग्राफ, जब आप इसको ले लीजिए यहाँ पर मंथ, और यहां पर ले लीजिए आप डिमांड, दैट इज वाई वाज कॉल्ड एज द डिमांड। यहां पर आप डिमांड ले लीजिए। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का चलेगा, मतलब एक ज्यादा इसमें कुछ माइनर चेंजेस आपको समझ में नहीं आएंगे। ना तो आप ट्रेंड का पता कर पा रहे हो कि आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर मार्केट आपका नीचे की तरह जा रहा है। इस तरीके के डेटा को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, जहां पर हमारी जो डिमांड रहती है वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होती है, लगभग स्ट्रेट लाइन। यदि अपन स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो इस स्ट्रेट लाइन के थोड़ा सा ऊपर है या फिर थोड़ा सा नीचे है। So this type of component is called as the horizontal components. Next is called as the trend.
ट्रेंड में या तो आपका पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा या फिर आपका नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। आप इसको आप दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए डिमांड आप ले लीजिए, एक मिनट इरेज कर ले पहले। लेट्स से द डिमांड इज 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 170 एंड लास्ट में 180। तो आपकी जो पूरी डिमांड है एक तरीके से यहां से शुरुआत होगी ऐसे खत्म होगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव ट्रेंड। मार्केट आपका जो है आपका पॉजिटिव चल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 2-3 आपकी डिमांड कम भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां जो डेटा मैंने लिख दिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ भाग रहा है, लेकिन मार्केट कभी ऊपर इस तरीके से नहीं भागता, कभी आएगा नीचे फिर फ्लक्चुएटिंग, कभी फिर नीचे हो सकता है। लेकिन आप इस डायग्राम को भी देखो तो कभी मार्केट नीचे तो गया है लेकिन वापस से कहां चला गया, ऊपर चला गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ट्रेंड। क्लियर? एंड अनदर एग्जांपल इज अ नेगेटिव ट्रेंड। तो नेगेटिव ट्रेंड में देखिए आप इसको, यदि मैं लाइन को मिटा दूं, इसको अपन ले ले रहे हैं किस चीज से, ऐसे। तो ये मार्केट जो है आपका लाइक कभी ऊपर आया फिर कभी नीचे, लेकिन कभी ऊपर फिर थोड़ा उसने कोशिश करी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये कंप्लीटली कहां दिखा रहा है, आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव ट्रेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है सीजनल फोरकास्टिंग। सीजनल फोरकास्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डिमांड होती है या फिर आपकी जो आपका जो प्रोडक्ट मांगा जाएगा वो पर्टिकुलर किसी सीजन पे मांगा जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप गर्मियों का एग्जांपल ले लीजिए, सर्दियों का एग्जांपल ले लीजिए, बरसात का एग्जांपल ले लीजिए, और सीधा सीधा रिलेशन रहेगा आपके प्रोडक्ट के साथ। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। मान लीजिए आपको पता है कि जब अप्रैल आएगा तब हमारे जो कूलर वगैरह बिकेंगे, फिर अगला वाला अप्रैल आएगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, फिर अप्रैल आएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी सीन इन द सीजनल मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सीजनल में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर आपको पता होता है कि इतने दिन का डिमांड रहेगा, इतने महीने में रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइक्लिक? साइक्लिक इज वेरी सिमिलर टू द सीजनल, बट आप डिफरेंस ध्यान से समझिएगा। सीजनल में आपको पता है एग्जैक्ट कि इतने मंथ में मेरी डिमांड बढ़ेगी और इतने दिन के लिए बढ़ेगी, बट आप साइक्लिक में आपको यह नहीं पता होता कि मेरी किस दिन डिमांड बढ़ेगी और कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है कभी कभार आपकी ज्यादा डिमांड भी बढ़ जाए, हो सकता है आपकी कम भी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कभी कभार ये जो डिजास्टर्स आते हैं, जैसे अभी कोविड-19 का था, डिजास्टर्स के आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। कभी किसी किसी रीजन पे बाढ़ आ जाती है, कभी कभी किसी रीजन में आप जो नॉर्दर्न रीजन देख सकते हैं, नदर्न रीजन में आपका कभी कभार ग्लेशियर पिघल जाते हैं, कभी कभार आपका अर्थक्वेक भी आ जाता है। तो यहाँ पर सडन डिमांड की जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट्स की। सो दैट्स कम अंडर द साइक्लिक फोरकास्टिंग। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात कुछ? नाउ नेक्स्ट इज, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता है ना क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? फ्रॉम रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सैचुरेशन एंड द डिक्लाइन। आप एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आज आप इस चीज का। जब आप इस चीज को फोरकास्टिंग और इसको रिलेट करेंगे तो किस तरीके से रिलेट करेंगे? आप ये वाली सिचुएशन कहां फिट करोगे बताइए? इन चारों में से कौन सी चीज आएगी यहां पर? पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड, क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है ना? और ये आपका क्या रहेगा? नेगेटिव ट्रेंड्स। सो दैट्स हाउ वी आर कनेक्टिंग द मार्केटिंग विद द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये जो आप देख रहे हो ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जनरली तो यूज हो ही जाती है, लेकिन हम यहां पर भी इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का जो किस तरीके से हमारी फोरकास्टिंग हुई है। ठीक है ना? हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी डिमांड क्या रहेगी। ठीक है ना? नाउ यहां पर दो चीजें नहीं बन सकती, एक सीजनल नहीं बन सकता और एक साइक्लिक नहीं बन सकता, जिसका इस डायग्राम में नहीं बन सकता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इनका एक सेपरेट डायग्राम मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सीजनल फोरकास्टिंग कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती है
आपको पता होता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में इतने दिन के लिए सीजन, इतने दिन के लिए मेरी सेल्स रहेगी। लेकिन साइक्लिक में आपको एग्जैक्ट ना तो मंथ पता होता है, ना ही आप पर्टिकुलर डेज पता होते कि इतने दिन तक मेरी सेल ऊपर या नीचे होगी। ठीक है ना, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीजनल एंड साइक्लिक। नाउ ये जो मैंने ऊपर ही ग्राफ बना दिया, मुझे यहां बनाना चाहिए था, ये मैंने ऊपर ही बना दिया। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, वो पहले ही बना चुका हूं मैं, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला, इसके लिए मैंने जगह छोड़ के रखी थी। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं कहां पर, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। जब आप टाइम सीरीज करते हैं, टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आप फोरकास्टिंग करते हैं, तो आपको कई मॉडल्स चूज करने पड़ते हैं, कई मेथड यूज करनी पड़ती है कि आप फोरकास्टिंग करेंगे तो करेंगे कैसे। और नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पहला आपका फैक्टर होता है टाइम होरिजन टू द फोरकास्ट, आपके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है, या फिर आपके पास डेटा पिछले कितने दिन का अवेलेबल है। टाइम होरिजन का मतलब ये है कि आप कितने टाइम के लिए फोरकास्ट करना चाहते हो, next 6 month, next 12 month, next 1 year, next 2 year, that is called as time horizon to the forecast। उसके हिसाब से आप किसी मेथड को यूज करते हो। सेकंड फैक्टर इज द डेटा अवेलेबिलिटी। आप कभी कभार फोरकास्टिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है आपकी फोरकास्टिंग कि आपके पास डेटा कितना अवेलेबल है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम लेट से पिछले 4 साल के बेसिस पर 5वें साल का, लेट से 1 2 3 4 5, पिछले 4 साल के डेटा के बेसिस पर 5वें साल की फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन आपने सोच तो लिया कि 4 साल के डेटा पर करेंगे, लेकिन पता चला कि 2 साल का तो डेटा है ही नहीं है। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि मेरे पास डेटा कितना अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसके बेसिस पर भी हम अपनी फोरकास्टिंग को डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। आप किस तरीके का प्रोडक्ट यूज करते हो, या फिर आप किस तरीके के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपका प्रोडक्ट कितना एक्यूरेसी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, इस बात पर भी डिपेंड करता है। लेट से आप मेडिकल का एग्जांपल ले लो, या फिर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स का एग्जांपल ले लो, या फिर मेडिसिन का एग्जांपल ले लो। आप मान लीजिए कोई मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है 1 साल में, मतलब आपने कोई मेडिसिन बनाई जिसकी एक्सपायरी है 1 साल बाद, तो उसके लिए आपको एक्चुअल डिमांड चाहिए पड़ेगी कि फोरकास्टिंग। नाउ एक्चुअल एंड फोरकास्टिंग का मतलब ये, फोरकास्टिंग इज समथिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एंड एक्चुअल इज समथिंग जो पिछले साल था वो आज रहेगा। तो इन केसेस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, और उस हिसाब से आप क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि आपको एक्चुअल फोरकास्टिंग करनी है या फिर से एक सिंपल फोरकास्टिंग करनी है। एक्चुअल मतलब क्या होता है कि पुराने डेटा को आप एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो, और फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप पिछले डेटा के आधार पर देखना चाहते हो कि 19-20 का अंतर आता है या नहीं आता है। तो आपको एक्यूरेसी किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका प्रोडक्ट एंड आपकी सर्विसेज किस टाइप की है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ फोरकास्टिंग बजट। आपको इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जब आप फोरकास्टिंग करते हो तो आपको तरह तरह की सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स, तरह तरह के लोग अवेलेबल कराने पड़ते हैं। कई तरीके के जो जिनको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, मैथमेटिशियन चाहिए पड़ते हैं आपके लिए। कई लोग, आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पड़ता है। तो आपका बजट कितना है उस बात पर भी डिपेंड करता है। यदि आपका लो बजट है तो आप एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, और आपका एक बहुत अच्छा हाई बजट है तो आप 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, आप जितने चाहे साल के लिए आप फोरकास्टिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोरकास्टिंग इज द क्वालिफाइड पर्सनल। ये तो कोई भी इसका जवाब दे देगा कि आपके पास कितने क्वालिफाइड लोग अवेलेबल है फोरकास्टिंग के लिए। यदि आपके पास क्वालिफाइड, जब भी आपकी ये फोरकास्टिंग के लिए, आपको मैंने अभी अभी क्या बोला कि बड़े बड़े फिजिशियंस चाहिए, आपको मैथमेटिशियंस चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर चलाने वाले लोग चाहिए। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस लोग चाहिए, यदि आप ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है तो आप फोरकास्टिंग नहीं करा पाएंगे। तो यदि आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं करा पाएंगे। नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू द फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, और इसका एक फॉर्मूला है, नीचे अपन लिखे ले रहे हैं। मैंने यहां पर एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है।
द सिंपल मूविंग एवरेज मॉडल अज्यूम एन एवरेज इज अ गुड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर बिहेवियर। मैंने आपको पहले शुरुआत में एक एग्जांपल दिया कि आप फोरकास्टिंग का मतलब ये और सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि आप गाड़ी को आगे तो चला रहे हो लेकिन कहां देख के, पीछे देखकर, है ना। तो पीछे देखकर आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब पीछे के डेटा को देख रहे हो, तब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो कि ऐसा सा हो सकता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी समझा देंगे। और एक मिनट, यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं टी है, ये स्मॉल है ना, ये यहाँ पे भी मुझ पे बनाते नहीं बनाता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये देख सकते हो आप, ये जो AT1 लिखा है ना, ये AT1, यहाँ पर ये टी स्मॉल टी है और ये, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये T-1, छोटा T-1, छोटा T-2, छोटा T-3, ये नीचे लगेंगे, वो लिखते नहीं बने तो ऐसे लिख दिया मैंने अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट ये रहेगा, यहाँ T-1 प्लस T-2 प्लस T-3 और डैश AT-n नंबर के लिए। अभी फॉर्मूला तो टफ सा लग रहा होगा, लेकिन अब भी सिंपल कर दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो द एफटी का मतलब यहां पर यह है कि आप फोरकास्ट करना चाहते हैं कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, या कितने हफ्तों के लिए। एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड टू बी एवरेज, कितने महीने का आपको उनको एवरेज लेना है। ये सब बातें आपको कहां समझ में आएंगी, क्वेश्चन से समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी समझ में। और 8T1 का मतलब है एक्चुअल ऑकरेंस इन द पास्ट डेटा फॉर द अप टू एंड पीरियड, मतलब जो डेटा आपको पहले से दिया रहता है उसका एवरेजिंग आपको करनी है। अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, आप नीचे आएंगे क्वेश्चन पे, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं। आपको पिछले 10 मंथ्स की एक डिमांड दी हुई है, 650, 680, 720, 785, 859, 920, 850, 758, 892 एंड 920. Now you have to predict for the 11 month. आपको 11वें महीने की डिमांड बतानी है कि कितनी हो सकती है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ मूविंग एवरेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ मूविंग एवरेज। समझ में आ रही ना बात। लेट से मैं छोटा सा यदि मैं एग्जांपल ले लूं आपसे, क्या बोलते, जैसे आपके यहां पर कितनी डेस्क लगी हुई है अभी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए आपके पास 8 डेस्क लगी हुई हैं, ठीक है ना। और ये वाली डेस्क को अपन हटा देते हैं तो 7 डेस्क हमारे पास बच रही हैं सिर्फ। यदि 7 डेस्क बच रही है और कुछ आप नंबर्स लीजिएगा, मतलब अपने मन से का आप कुछ भी नंबर ले लीजिए कि अलॉट करना है आपको, ठीक है ना। एक मिनट, जैसे यदि आपका लास्ट में, आकाश लास्ट में बैठ जाना जरा, लास्ट में आप नंबर्स कॉपी में लिखिएगा अपने, है ना। जैसे मैंने इनको 19 अलॉट किया, ठीक है ना, आप एक चेयर पीछे चले जाना, ठीक है ना। 19 लास्ट वाले का, ठीक है। 21 23 लिखते जा रहे हो ना आप, 19 21 23, लेट से 29 32 50 और 51. So now we have the data of 1 2 3 4 5 7 मंथ्स का हमारे पास डेटा मिल गया। आप इसका एवरेज निकालिए, इन सबको ऐड करिए और एवरेज निकालिए। वन पॉइंट 181 एवरेज 30 टोटल आ रहा होगा 180, इसको आप 7 से डिवाइड करिए, 32.14। तो आपके पास एक एवरेज निकल के आ गया। मतलब यदि मैं 7 चेयर यहां पे बना दूं तो पिछले 7 महीने का आपका एवरेज कितना आ रहा है, 32.14, ठीक। 7 वीक्स हो गए आपके, या फिर 7 मंथ का आप एग्जाम्पल ले लो। अब क्या हुआ कि जैसे ही 8वां महीना आया,
मतलब जो 8th मंथ आया या फिर 8th वीक आया, मैं लास्ट वाली चेयर को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग एवरेज। मैंने कितने महीने का मूविंग एवरेज लेना है, 7 मंथ का। तो अब मेरे पास 8 हो गए, तो मैं क्या करूंगा, आखिरी वाले महीने को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 मंथ आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही एक और चेयर लगेगी यहां पे, मैं लास्ट के 2 लोगों को कैंसिल कर दूंगा और अब के 7 लोगों को लेकर एवरेज निकालूंगा। दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग एवरेज। और यदि इस एग्जांपल की बात करें तो हमें यहां से पीछे से, क्योंकि हमें 11वें महीने की डिमांड चाहिए, 11वें महीने की फोरकास्टिंग करनी है, तो हम कितने पिछले 3 साल की सॉरी पिछले 3 महीने की डिमांड देखेंगे, इनको ऐड करेंगे और इनका क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। और इसी को हम समझेंगे कि हमारी ये नेक्स्ट फोरकास्टिंग हो सकती है। सो वी विल 758 प्लस 892 प्लस 920 2570 टोटल आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे अपन इसको कितने से, 3 से, 8.66, ठीक है ना। ये आपका हो गया, समझ में आई ना बात। तो इसको बेसिकली जब आप शेयर मार्केट में देखोगे, जब आप चार्ट वगैरह एनालाइज कोई करता होगा, शायद यहाँ पे कोई करता है क्या, जब आप चार्ट वगैरह एनालाइज करोगे, यहाँ पे अपन थोड़ा सा, यदि आप पर्याप्त आपके पास टाइम हो, यदि आपको जल्दी ना जाना हो, तो कुछ टाइम अपन कंज्यूम करते हैं मूविंग एवरेज पे, है ना। मतलब जाना हो तो बता देना, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं लोग, ठीक है ना। आई होप समझ में तो वैसे आ गया होगा आपको मूविंग एवरेज का मतलब, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने बोला अभी आपको, मैंने कितने लोगों का डेटा दिया था आपको चेयर्स में, 7 का। तो अब यदि मैं बोलूं कि 3 का एवरेज निकालिए आप, तो 3 का एवरेज अपन क्या करेंगे, शुरू के 3 लोग का कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे ही 4 मंथ आया तो अपन क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ये 3 लोग हो गए। फिर जैसे ही 5th मंथ आया तो 2 लोग को हटा देंगे, ये 3 महीने का। फिर जैसे ही 6th आएगा तो 3 लोगों को हटा देंगे और 3 का एवरेज। सो दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग एवरेज। अब इसमें होता क्या है कि जितना छोटा डेटा रहेगा, जैसे 3 मंथ के लिए डेटा है, तो उतना हमारी फोरकास्टिंग वीक रहेगी, हमारी फोरकास्टिंग क्या रहेगी, वीक रहेगी। लेकिन जितना लंबा हम दूर तक जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा, हमारी फोरकास्टिंग उतनी एक्यूरेसी में आएगी। जनरली लोग जब शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसे, तो कुछ मूविंग एवरेज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द 200 एंड मूविंग एवरेज, 100 and moving average and the 50 moving average. What is this 200, 150 moving average? तो पिछले 50 दिन का डेटा उठाया जाता है और उसका एवरेज निकाल के चार्ट में इस तरीके से शो किया जाता है। 200 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 दिन का डेटा निकाला जाता है और उस मार्केट का रेट क्या चल रहा था, उस हिसाब से उसका एवरेज निकाल के प्लॉट किया जाता है, डायग्राम इस तरीके से। जो आप कभी आप चार्ट देखेंगे अच्छे से मूविंग एवरेज लगा के, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो जितना ज्यादा डेटा यूज होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी भी आएगी। लेकिन मूविंग एवरेज की एक और कमजोरी है कि हम करंट को ध्यान ना देते हुए हम कितने लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत पीछे तक के डेटा पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लिमिटेशन कहा जाता है मूविंग एवरेज का, ठीक है ना। तो यदि मुझे 3 मंथ्स का मैंने निकालना हो तो क्या करूंगा, इन 3 मंथ्स का करूंगा। 6 मंथ का मूविंग एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा, ये 3 और मंथ उठा लूंगा और इन सबको ऐड करके इनका एवरेज निकाल दूंगा। जैसे ही मेरा 11वां महीना आएगा, 11 मंथ, तो मैं क्या करूंगा, यहां से डेटा ना उठा के, 1 मिनट रुको, इसको हटा देते हैं 1 मिनट, ठीक है ना। मान लीजिए ये डेटा आपके पास है ही नहीं है, ठीक है ना, ये वाला डेटा आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3 मंथ का एवरेज बोला है तो आप क्या करोगे, 7, 8, 9 का तो अवेलेबल है, आपको कितने का चाहिए, 10 का चाहिए, तो आप इन 3 का एवरेज निकाल के कहां लगा दोगे, यहां पर। लेकिन जैसे ही 10 मंथ आ जाएगा, आपको कितने का प्रेडिक्शन करना है, 11वें महीने का, तो आप डेटा कौन सा यूज करोगे, 8, 9 एंड 10। दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग एवरेज। बड़ी सिंपल सी मेथड है, इसको अपन को यूज करना है